हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निम्स यानी नीट नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मैं हूं डॉक्टर प्रांकुश और आज हम देखने वाले हैं एक अगला चैप्टर प्रारंभ सीरीज का, जो कि है लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि आपको बताया गया था कि प्रारंभ सीरीज में हम नीट के प्रीवियस 10 ईयर्स के PYQs करेंगे। तो इसी सीरीज में हम इसके पहले यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन 1D और मोशन इन 2D, इसके प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा चौथा चैप्टर होगा क्लास 11 का, जो कि है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पिछले 10 सालों में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो अगर हम देखें तो नीट 2023 मणिपुर में 1 क्वेश्चन, नीट 2023 जो मेन एग्जाम हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके अलावा जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, तो नीट 2022 फेज 2 में भी 2 क्वेश्चन थे। नीट 2020 मतलब 21 में क्वेश्चन नहीं था यहाँ से। ठीक है, 2020 फेज 1 में 1 क्वेश्चन था, 19 में 2 क्वेश्चन थे, 18 में 2 क्वेश्चन थे, 17 में 2 क्वेश्चन थे, 16 में 1 क्वेश्चन आया था, 15 में एक पेपर में 2 और दूसरे पेपर में भी 2 क्वेश्चन थे, 14 में 2 क्वेश्चन थे और नीट 2013 कर्नाटका में 1 थे और नीट 2013 का जो मेन एग्जाम था उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। मतलब 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं जनरली। ठीक है, तो टोटल आज आपके 23 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और अगर आप 23 क्वेश्चन का कैलकुलेट करो तो टोटल 92 मार्क्स हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको हर लेक्चर में बताया है कि सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को देखते ही आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है और जब आप खुद से सॉल्व कर चुको तो उसके बाद आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना है। ओके, एक बार मैं फैन बंद कर देता हूं, उससे साउंड क्लियर है। जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, ठीक है, तो होपफुली अब साउंड ज्यादा क्लियर होगा। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। उसके पहले एक चीज और है, इस वक्त इस साल काफी चीजें डिलीट करी गई हैं नीट के सिलेबस से, है ना। तो सिमिलरली फिजिक्स में भी काफी कुछ डिलीट हुआ है, इसलिए मैं इस बार प्रॉपर सिलेबस लेके आया था कि क्या क्या इस समय पर इस साल आ रहा है। देखिए, अभी तक जो स्टार्टिंग है हम लोगों ने चैप्टर पढ़े तो यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें ज्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है। आपको इस सिलेबस में शायद तक जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, वो दिख नहीं रहा होगा, पर जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है वहां पर ये चीज दी गई है ना। तो अगर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पर ये चीज दी गई है मतलब आप ये कह सकते हो कि ये उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। काइनेमैटिक्स में भी ऐसा कुछ खास डिलीट नहीं हुआ है, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। इवन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी काइनेमैटिक्स में दिया गया है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन हम लोग आज कर रहे होंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लॉज ऑफ मोशन में फोर्स एंड इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इंपल्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। इसके अलावा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। मतलब हर टॉपिक इस साल भी इंक्लूडेड है। मैंने लास्ट ईयर से भी मैच किया था तो एकदम सेम टू सेम सिलेबस पिछले साल भी था, मतलब कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है फ्रॉम द लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो चलिए चलते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है नीट 2023 मणिपुर में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, a block of mass 2 kg is placed on an inclined rough surface AC as shown in figure of coefficient of friction mu। ठीक है, if g is equals to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर the net force on a block will be। ब्लॉक में आपको नेट फोर्स बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले डायग्राम एक बार बना लेते हैं, होपफुली आपने पॉज करके वीडियो क्वेश्चन को सॉल्व जरूर किया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा डायग्राम बनेगा इसका। डायग्राम तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो ठीक है। ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है ना, इंक्लाइंड प्लेन का नाम दे दिया गया इन्होंने AC। ठीक है, B यहां से परपेंडिकुलर है और यहां पर आपका ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये बन गया आपका ब्लॉक। आगे क्या बोला है देखिएगा, आगे आपसे बोला गया है कि हां as shown in block of mass 2 kg, ब्लॉक का मास 2 kg है, रफ सरफेस पर रखा गया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, और आपसे बोला गया है कि g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका मास 2 kg है तो आपको पता है कि नीचे फोर्स कितना लग रहा होगा, 2g। ठीक है, अगर 2g फोर्स नीचे लग रहा होगा तो अगर आपको पता है कि ये एंगल 30 डिग्री दिया है। ठीक है, अगर ये एंगल 30 डिग्री दिया है तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, g cos थीटा या sin थीटा। इसका तरीका मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एक बार आपको फिर से सिखा देता हूं। आपको पता है कि ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि आपको ये दिख ही रहा है कि ये आपका 90 डिग्री है। और अगर ये 60 डिग्री है तो इस सरफेस से आपको पता है कि यहां से यहां तक ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री अगर आपको दिख रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो आप कहोगे कि अगर ये 2g है तो ये हो जाएगा आपका 2g cos 30 डिग्री, 2g cos 30 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2g sin 30 डिग्री। सॉरी, थीटा की जगह 30 डिग्री कर देते हैं, वो बेटर रहेगा, 2g sin 30 डिग्री। ठीक है, एक चीज और, आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, आप अगर ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पर रखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसे क्या कर रहा होगा, ऊपर पुश कर रहा होगा। तो F अप साइड में लग रहा होगा, वो लग रहा होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल एफ को हम लोग म्यू इनटू एन कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा आपका 2g cos थीटा के बराबर, ठीक है। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो आपको यहाँ पर पता चल गया, ओके, हमें नया पेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि नॉर्मल किसके इक्वल हो रहा है, नॉर्मल इक्वल हो रहा है आपके 2g cos थीटा के इक्वल, ठीक है। नॉर्मल अगर 2g cos थीटा के इक्वल है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर साइड पे। फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है आपकी, ऊपर साइड पे। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इनटू एन। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी म्यू इनटू एन, मतलब म्यू की वैल्यू आपको निकालनी है ना शायद क्वेश्चन में, आपसे बोला गया क्वेश्चन में कि द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, सॉरी नेट फोर्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में निकालनी है, नेट फोर्स ऑन अ ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर म्यू, अच्छा म्यू की वैल्यू ये दी गई है आपको 1/√3, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, म्यू की वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं 1/√3, म्यू की वैल्यू हमारी 1/√3, ओके। एन की वैल्यू क्या है 2, जी की वैल्यू हमें लेनी है 10 और cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इस √3 से आपका ये √3 कट जाएगा, ये 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो अपवर्ड फोर्स कितना आ गया, अपवर्ड फोर्स आपका निकल के आ गया 10 न्यूटन, अपवर्ड फोर्स कितना निकल के आया 10 न्यूटन, ठीक है। अब देखते हैं डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स सिर्फ ये, इसके अलावा कोई भी डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो F डाउनवर्ड इज इक्वल टू 2g sin 30 डिग्री, F डाउनवर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F डाउनवर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2g sin 30 डिग्री, मतलब 2g की वैल्यू कितनी है 10, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, आपका ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। तो एक बात बताइए, अगर आपका अपवर्ड फोर्स निकल के आ रहा है 10 न्यूटन, डाउनवर्ड फोर्स निकल के आ रहा है 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना होगा, आपसे क्वेश्चन बोला गया था द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। F net इज इक्वल्स टू कितना निकल के आया आपका 0। होपफुली आपने क्वेश्चन को पॉज करके प्रॉपर्ली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लिया है, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका नीट 2023 में, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, ठीक है। तो पहले वो साउथवर्ड जा रहा था और सडनली अचानक से टर्न कर दिया ईस्टवर्ड में विद द सेम स्पीड टू अवॉइड अपोनेंट, सेम स्पीड से चलेगा जिससे कि वो अपोनेंट को अवॉइड कर सके। द नेट फोर्स दैट एक्ट ऑन प्लेयर व्हाइल टर्निंग, तो जो नेट फोर्स है जो कि प्लेयर पे लग रहा है टर्न करने के दौरान, वो किधर होगा, वो नॉर्थवर्ड होगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा, साउथ वेस्ट होगा या ईस्टवर्ड होगा। आपका नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं वो कुछ ऐसे करते हैं, कैसी, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, ठीक है। तो पार्टिकल चल कैसे रहा था, पहले वो चल रहा था साउथवर्ड, मतलब पहले जा रहा था नीचे और सेम स्पीड से अब वो टर्न कर गया ईस्ट की तरफ, है ना। तो इसकी v इनिशियल क्या थी, v इनिशियल इसकी थी, मान ली मैं वेलोसिटी मान लेता हूं v है, तो वो हो जाएगा v इनटू माइनस जे कैप, ये इनिशियल था। v फाइनल क्या हो जाएगा, इसका v फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा v इनटू आई कैप, ठीक है, v इनटू आई कैप। तो आगे सॉल्व करते हैं। आपको पता है क्या निकालना है, नेट फोर्स दैट एक्ट ऑन अ प्लेयर व्हाइल टर्निंग, तो जो नेट फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन बतानी है। एक चीज बताइए, चेंज इन वेलोसिटी पहले हम लोग निकालते हैं, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, और जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख भी देता हूं क्या होता है। आपको पता है कि F इज इक्वल टू हो जाता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी का। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल होता है। v फाइनल क्या हो जाएगा, v फाइनल है आपका vi कैप माइनस, एक काम करते हैं ना, हम लोगों को जब डायरेक्शन निकालनी होती है ना वेक्टर की, तो हम लोग एक काम करते हैं, इस माइनस को प्लस और माइनस vi कैप लिख देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा v का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके vi कैप प्लस, सॉरी ये j है ना, मुझसे गलती हुई थी, ये इनिशियल था, सॉरी इनिशियल के लिए हम लोगों ने i लिखा था, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये j कैप है। थोड़ी सी हम लोग एक बार प्रॉपर्ली लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ पाओगे, ठीक है। क्या होता है देखिए, v फाइनल इज इक्वल टू आया है आपका v इनटू i कैप, v इनटू i कैप माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू क्या था, v इनिशियल इज इक्वल टू था v इनटू माइनस j कैप,
हम लोग एक काम करते हैं, इसे प्लस इंटू वी इनिशियल लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, v इंटू आई कैप प्लस यहां पर हो जाएगा आपका क्या चीज, यहां पर हो जाएगा आपका माइनस माइनस जे कैप। यहां पे हम लोगों ने माइनस लगाया था, ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, होपफुली आप समझ तो सब पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे माइनस v किया हम लोगों ने और यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया माइनस जे कैप, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा आपका v आई कैप प्लस v जे कैप, ठीक है। आई कैप और जे कैप ये हमें अगर डायरेक्शन बतानी है तो हम लोग इधर ही लिख देते हैं। चलिए डेल्टा v की डायरेक्शन क्या होगी, जो आपकी डेल्टा v की डायरेक्शन निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी v आई कैप प्लस v जे कैप, ठीक है। v आई कैप कैसे बनेगा, v आई कैप बनेगा कुछ ऐसा, v जे कैप कैसा बनेगा, v जे कैप बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते थे, ईस्ट, इसे क्या कहते थे, नॉर्थ। तो आपकी नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर आएगी, नेट वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन आएगी इधर। ये डेल्टा v की डायरेक्शन याद रखिएगा, ना कि v की। नेट डेल्टा v की डायरेक्शन क्या आ जाएगी आपकी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो जो डेल्टा v की डायरेक्शन आएगी वही आएगी आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी वही आएगी आपकी फोर्स की डायरेक्शन। समझ आया। तो देखिएगा फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। किस ऑप्शन में दिया है, ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी प्रॉपर्ली समझ आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से नीट 2023 में, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ कार मूविंग सो दैट बॉडी लाइंग ऑन अ फ्लोर ऑफ अ कार रिमेन स्टेशनरी, the coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये मैं बना देता हूं एक कार, ये कार के पहिए हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये कार ज्यादा लग रही होगी, ठीक है। क्या करते हैं कि हम लोग ने एक सरफेस पर एक बॉडी रखी है, ऑब्जेक्ट रखा है, क्या रखा है, ओके, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है, कोई मूविंग कार सो दैट बॉडी, कोई बॉडी रख दी हम लोगों ने, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर कुछ बॉडी रखी गई है। जब कार आगे चलेगी, है ना, द कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो कार जब आगे एक्सेलरेट करेगी तो ये बॉडी जो है वो किस हद तक उसी मतलब किस एक्सेलरेशन तक, हाँ किस मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक उसी जगह पर लगी रहेगी। अब एक बात बताइएगा, जब ये कार आगे चलेगी और अगर ये फ्रिक्शन लेस होता तो आपका ब्लॉक क्या रहता, उसी पोजीशन पर रहता और कार आगे चली जाती। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है। कौन सी ऐसी चीज है जो उस ब्लॉक को उस पोजीशन पर स्टेबल करती है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मीन, है ना, जो कि यहाँ पर वैल्यू कितनी दी गई, 0.15, है ना। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसी के कारण तो ये बॉडी स्टेबल, ठीक है। यहाँ पर बॉडी का वेट वगैरह तो कुछ नहीं लिखा गया है। तो एक बात बताइएगा, यहाँ पर हमें स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई, ठीक है। और एक चीज बताइएगा, आप सबसे पहले निकालिए लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, म्यू इनटू एन हो जाता है। और यहाँ पे एन क्या होगा, देखिएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है हमारा, सॉरी, म्यू इनटू एन। तो अगर हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालें यहाँ पर, आपको पता है कि लिमिटिंग अच्छा म्यू इनटू एन, और इसका मास हमें नहीं दिया गया। एक काम करते हैं ना, इसका मास हम लोग मान लेते हैं m, तो नीचे लगेगा mg, तो mg इस नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, हमें मानना ही पड़ेगा, देखिए, है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू mg। आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब एक बात बताइए, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और आपसे बोला गया कि आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। तो आप कह दोगे कि इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो आपकी एफ लिमिटिंग के बराबर होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने निकाल दिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हमें लेना है। और आपको पता है कि ये फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, ये जो कार चल रही होगी उसके फोर्स के बराबर होना चाहिए। जब कार चल रही होगी तो उस एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स लग रहा होगा उस वही फोर्स तो आपके इसके बराबर हो जाएगा। मतलब आप ऐसा कह सकते हो ना कि जो म्यू इनटू mg है वो किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के। मान लीजिए जब ये कार आगे चलेगी तो इसका एक्सेलरेशन पीछे लग रहा होगा, कार अगर a एक्सेलरेशन से आगे एक्सेलरेट कर रही होगी तो इसका ma पीछे लग रहा होगा, है ना। और ये ma किसके बराबर होगा, म्यू इनटू mg के बराबर। समझ रहे हो आप, म्यू इनटू mg इस ब्लॉक को आगे खिसका रहा है। फील करिएगा, थोड़ी कंफ्यूज मत होइएगा, म्यू mg के कारण, फ्रिक्शन फोर्स के कारण ब्लॉक भी आगे खिसक रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक अपनी पोजीशन में रह जाता, लेकिन वो कार के साथ क्यों फिसल रहा है, म्यू mg के कारण। तो म्यू mg लग रहा है आपका आगे, म्यू इनटू mg लग रहा है आपका आगे, और ma लग रहा है आपका पीछे, ठीक है। क्या होगा देखिए, यहां से आगे हम लोग यहां से m और m को कट कर देंगे, तो हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी, एक्सेलरेशन की, a max की वैल्यू निकालनी। a max किसके बराबर हो जाएगा, a max बराबर हो जाएगा म्यू इनटू g के,
म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 0.15, जी की वैल्यू कितनी दी गई है 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन निकालना है तो आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। समझ पा रहे हो आप ये चीज? काफी अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2023 में आया है ना, होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से नीट 2023 में आया है। नीट 2023 में 3 सवाल थे लॉज ऑफ मोशन से। ठीक है, वैसे ये चैप्टर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो आप एक बार क्वेश्चन रीड करो, आपको लगे अगर कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो मैं कहूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इस चैप्टर के क्वेश्चन छोड़े जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं और काफी हद तक गलत भी कभी कभार हो जाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि इसमें भी अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है क्वेश्चन को, तो आपको एक बार के लिए क्वेश्चन छोड़ना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u, है ना। तो बुलेट फायर की गई एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक पे किस वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी के साथ। व्हेन बुलेट ट्रैवल 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक, उस ब्लॉक के अंदर बुलेट कितना चल चुकी है 24 सेंटीमीटर along its length horizontally चल रही है, तो उस वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी हो जा रही है u/3। उसे u वेलोसिटी से फायर किया गया था और इस वक्त पर उसकी वेलोसिटी कितनी बची है u/3। then it further penetrate into the block in same direction before coming to rest, तो रेस्ट में आने के पहले सेम डायरेक्शन में और चलेगी एंड एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक, और कहां तक पहुंचेगी, अदर एंड ऑफ द ब्लॉक, एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ ब्लॉक तक पहुंचेगी। तो आपको टोटल लेंथ ऑफ ब्लॉक करना है। ठीक है, चलिए पहले क्या करते हैं, पहले ब्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपका ब्लॉक है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इधर से बुलेट को फायर करते हैं, ये जा रही है हमारी बुलेट। ठीक है, ये बुलेट में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, और बोल रहा है कि जब वो बुलेट 24 सेंटीमीटर तक, मैं कह देता हूं ये 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर तक पहुंचती है, मतलब इस पोजीशन तक पहुंची है, यहां तक इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है u/3 हो गई। और जब वो आखिरी इस पोजीशन पर पहुंचेगी तो इस वक्त पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, v = 0, मतलब यहां तक आपकी बुलेट पहुंच ही पाती है एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। तो आपको बताना है कि टोटल लेंथ क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, एक काम करते हैं, चलिए हम लोग सबसे पहले इस हाफ का निकालते हैं कि इस हाफ में आपका वेलोसिटी चेंज क्या हुआ है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है। अगर ये तीन चीज आपको पता है तो आपको कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहिए, आपको लगाना चाहिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है आपका क्या, v² = u² + 2as। ठीक है, सॉल्व करें। v² कितना है u/3 का स्क्वायर, u/3 का स्क्वायर, u² आपका कितना है, वो तो u² ही है, +2 एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकाल लेंगे और डिस्प्लेसमेंट मैं मान लेता हूं कि वो है आपका 24 सेंटीमीटर, या फिर x1 मान लेते हैं। चलिए इसे मैं कह देता हूं x1, इसे कह देता हूं मैं x2। ठीक है, क्योंकि आपको टोटल लेंथ निकालनी है तो आप x1 + x2 कर दीजिए, तो 2ax1 कह देते हैं। ठीक है, तो 2ax1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2ax1 की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी u/3 का स्क्वायर = u²/9, और u²/9 में अगर आप u² को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा u²/9 - u², तो आपका आ जाएगा -8 u²/9, -8 u²/9। आपको एक चीज और पता होगी कि ठीक है 2ax1 की वैल्यू निकल के आई हमारी -8 u²/9। आगे चलते हैं, इधर साइड पे हम लोग निकालते हैं किसकी वैल्यू, अब हम लोग इस वाले मोशन की बात करते हैं। आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी यहां के लिए होगी u/3, फाइनल वेलोसिटी होगी 0, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास x2 है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, देखिएगा कैसे होगा। तो आपको पता है कि फिर से लगाएंगे हम लोग v² = u² + 2as। ठीक है, होपफुली लास्ट तक आपको दिख रहा होगा, 2x2 कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी u/3, और कर देते हैं इसका होल स्क्वायर +2। एक्सेलरेशन आपको निकालना है, एक्सेलरेशन a ही है, यहां पे भी एक्सेलरेशन a ही था, और इस बार डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई x2। ठीक है, तो 2ax2 = कितना आ जाएगा इस बार, 2ax2 निकल के आएगा, ये इधर जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका u²/9। ठीक है, तो आप अब ये आपके पास अब दो इक्वेशन आ चुके हैं। कौन कौन सी इक्वेशन, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 2ax1 = हो जाता है, चलिए लिखते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट पेज हमारे पास खाली नहीं है, एक पेज और ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखिएगा हमारे पास हो गया है 2ax1 / 2ax2 = क्या हो जाएगा, देखिएगा एक साइड हो जाएगा हमारा 8u²/9 -8 u²/9, और वो है u²/9, क्या है देखिएगा -8 u²/9, और ये हो जाएगा आपका -u²/9। ठीक है, होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, एक चीज और,
माइनस यू स्क्वायर अपॉन 9 इतना ही है ना। ओके ओके ठीक है। एक काम और करके देखिएगा, हमारे पास इस बार x2 की वैल्यू मिल तो जाएगी, लेकिन ठीक है वेरी सॉरी, हमारे लिए बेटर क्या होगा कि हम लोग अगर यू स्क्वायर बाय 9 हम लोगों ने निकाला, ठीक है 8 यू स्क्वायर x1 अपॉन x2 की वैल्यू हमें पता चली, ठीक है आ जाएगा कोई बात नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, इसे कट डाउन करते हैं। यू स्क्वायर बाय 9 से हमारा यू स्क्वायर बाय 9 कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, 2a से हमारा 2a कट गया, तो x1 अपॉन x2 की वैल्यू क्या निकल के आई, x1 अपॉन x2 की वैल्यू निकल के आई हमारी 8। ठीक है, तो आपको पता है कि x1 की वैल्यू क्या है, तो x1 की वैल्यू आपकी कितनी, x1 की वैल्यू एक काम करते हैं x2 कर लेते हैं, x2 x1 अपॉन 8, x1 कितना है आपका 24, x1 है 24 और x2 है आपका 8, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो x2 है 3 सेंटीमीटर, x1 तो आपको पहले से पता था। देखिए क्या लिखा है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, तो x1 आपको पता है पहले से कितना था 24 सेंटीमीटर, और x2 आपने निकाल लिया कितना 3 सेंटीमीटर। अब बताइए कि पूरी लेंथ कितनी होगी ब्लॉक की, पूरी लेंथ हो जाएगी 24 + 3 बराबर 27 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन भी प्रॉपर्ली समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका फिर से नीट 2022 फेज 2 में। क्या बोला है, if f is equal to 2i cap plus j cap minus k cap and r vector is equal to 3i cap plus 2j cap minus 2k cap, then scalar and vector product of f and r vector have magnitude respectively। मैग्नीट्यूड निकालना आपको स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा आपका f वेक्टर डॉट r वेक्टर, f वेक्टर डॉट r वेक्टर। करते हैं देखिएगा, f वेक्टर क्या हो जाएगा 2i cap plus j cap minus k cap, क्या हो जाएगा 2i cap प्लस j कैप माइनस k कैप, और डॉट प्रोडक्ट आपको करना है। डॉट प्रोडक्ट किससे करना है, ये हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 2j कैप, ओ सॉरी ये हो जाएगा आपका प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 2k कैप। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आपको i वाले का i से करना होता है, j वाले का j से और k वाले का k से, है ना, क्योंकि आपको पता है कि परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, इसलिए आपको i को j से i को k से इन सब ऐसा नहीं करना है, सिर्फ i वाले को i से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 मतलब 3 2 सा कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 1 सा कितना हो जाएगा आपका 2, एग्जैक्टली 2 1 सा हो जाएगा आपका 2, और फिर से -1 * -2 मतलब फिर से 2, तो आपका डॉट प्रोडक्ट कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। फोर्स है तो 10 न्यूटन में ही आएगा, है ना। ओके f डॉट r करना है, ठीक है, तो हमें 10 बस मतलब हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है, तो हम लोग क्या कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ निकाल दें। ठीक, कितना निकल के आया हमारा 10, तो स्केलर प्रोडक्ट हमारा निकल के आया 10, जो कि दो ऑप्शन में दिया गया है। अगर एक ऑप्शन दिया होता तो हम अभी तक सॉल्व कर चुके होते, ये दो ऑप्शन तो हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। क्या बोला हमें, अब हम लोग को करना है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए फटाक से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो अगर f का आप r से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, i j और k की एक टेबल बनाते हैं। ये बन गई हमारी i, ये बन गया हमारा j, और ये बन गया हमारा k, और ये बन गई हमारी टेबल। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं f, यहाँ हम लोग लिख देते हैं r। कितनी कितनी वैल्यू बताइए, 2 1 -1, 2 1 -1। सिमिलरली वो क्या है 3 2 -2, 3 2 -2। आगे सॉल्व करते हैं, तो f क्रॉस r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f क्रॉस r इज इक्वल टू आएगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं i कैप, और i कैप में क्या आता है देखिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 1 * -2 कितना हो जाएगा -2, माइनस ऑफ 1 * -2 फिर से -2 हो रहा है, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 प्लस। देखते हैं j वेक्टर कितना आता है, देखिएगा j है तो आपको इससे करना पड़ेगा, 2 * -2 -4, और 3 * -1 कितना हो जाएगा, 3 * -1 इज -1, और माइनस माइनस प्लस मतलब +3। ठीक है, प्लस आ जाता है हम लोग k वेक्टर। k वेक्टर कितना आ जाएगा देखिएगा, k वेक्टर के लिए 2 2 * 4, और ये हो जाएगा 3 1 * 3, लेकिन यहाँ पे लगेंगे हम लोग -3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो f डॉट r नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, f क्रॉस r, सॉरी नॉट डॉट, f क्रॉस r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखिएगा, -2 + 2 0i कैप -4 + 3, मतलब क्या हो जाएगा आपका ये -j कैप, और 4 - 3 मतलब k कैप। ठीक है, तो -j कैप + k कैप क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -j कैप + k कैप। और आपको निकालने के लिए क्या बोला है, मैग्नीट्यूड निकालने को बोला है। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना हो जाएगा, √1² + 1², और √1² + 1² मतलब √2। देखिए √2 किसी ऑप्शन में दिया है इन दोनों में,
बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया √2 जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया है आपका नीट 2022 फेज 2 में। क्या बोला है? इन डायग्राम शोन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg इज। आपको 2 kg और 1 kg के बीच नॉर्मल रिएक्शन बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं फटाक से। तो एक काम करते हैं, पहले इस पूरे सिस्टम को हम लोग एक ब्लॉक कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि अगर ये एक ब्लॉक होता तो एक ब्लॉक का मास कितना हो जाता? 3, 2 और 1। मतलब आपका मान लीजिए कि एक ही 6 kg का ब्लॉक है। हम ये क्यों कर रहे हैं? नेट एक्सीलरेशन निकालने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपको पता है एक का ब्लॉक का मास 6 kg है, तो नीचे लग रहा होगा 6g। एंगल आपको दिया गया इधर साइड 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो हम अगर कंपोनेंट में बांटे तो ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और अगर ये हो जाएगा 60 डिग्री तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 6g cos 30 डिग्री। और आपका नॉर्मल लगता है ऊपर, और ये क्या हो जाएगा आपका 6g sin 30 डिग्री। आपको कुछ फ्रिक्शन दिया है कि नहीं? देखिए आपको लिखा गया है कंसीडर द सरफेस टू बी स्मूथ। अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, आपने कुछ फोर्स भी लगाए हुए हैं। देखिए क्या क्या फोर्स लगे हुए हैं, मैं दूसरे कलर से बना देता हूं। ठीक है, आपका इधर साइड से फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, और इधर साइड से फोर्स कितना लग रहा है? इधर साइड से लग रहा है आपका 18 न्यूटन। ठीक है, ये डायग्राम सभी को समझ में आया? ठीक है, तो अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं नेट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? F net अपॉन m net। ठीक है, m net लिख गया, ठीक है समझ लीजिएगा, वो नेट ही है, m net। आगे सॉल्व करते हैं, F net कितना हो जाएगा? देखिएगा ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, अगर ऑब्जेक्ट जो है उसमें 60 न्यूटन का फोर्स उधर से लग रहा है, एक चीज और, आपका जो ब्लॉक है वो नीचे जा रहा होगा या ऊपर? अभी कुछ ऐसा अलग से दिया नहीं गया है। ठीक है, तो हम लोग को अगर निकालना क्या है, एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत है। तो 60 न्यूटन लग रहा है ऊपर, 18 न्यूटन और 6g sin 30 डिग्री लग रहा है नीचे। तो हम लोग कर देंगे 60 माइनस 18 और 6g sin 30 डिग्री, मतलब 60 into sin 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 60 into 1/2 मतलब 30 अपॉन ऑफ m नेट की वैल्यू कितनी है? 6। कितनी है? 3 + 2 + 1 मतलब 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 18 में आ गया, सॉरी 60 में आगे चला गया आपका 30, तो बचा 30, 30 में 18 बच चला गया तो आ गया आपका 12, तो 12/6। तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आ जाएगा? एक्सेलरेशन आपका निकल के आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट? नेट एक्सेलरेशन जो हम लोगों ने निकाला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, होपफुली नॉट, है ना? तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालते आ गया तो अब आपको पता है कि हम लोगों ने 60 माइनस 18 माइनस 30 किया था, मतलब नेट एक्सेलरेशन कैसा है? अपवर्ड्स है। नेट एक्सेलरेशन कैसा है? अपवर्ड्स है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आपको निकालना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg, मतलब इन दोनों के बीच आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। मैं अगर डायग्राम में बताना चाहूं तो आपको बताना है कि इसके बीच में ऐसा n लग रहा होगा, इसके बीच में भी ऐसा n लग रहा होगा, तो इस n की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, हम लोग 2 kg या 1 kg में से किसी एक ब्लॉक को पकड़ लेते हैं। कौन से ब्लॉक को पकड़ ले? सॉरी जगह नहीं बची थी। ठीक है, ओके, सो ठीक है, चलिए हम लोग एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं, और हम लोग इस बार रख लेते हैं छोटे वाले ब्लॉक। छोटा वाला ब्लॉक किनारे है तो आसानी से आ जाएगा। तो हम लोगों ने रख दिया यहाँ पे 1 kg वाला ब्लॉक। चलिए 1 kg ब्लॉक वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनेगा? इसका वेट लग रहा होगा नीचे mg, मतलब 1g मतलब g। ठीक है, एंगल है 30 डिग्री, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका g cos 30 डिग्री। ठीक है, ये मैं कई बार बता चुका हूं तो होपफुली अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो जाएगा आपका g sin 30 डिग्री, इधर लग रहा होगा आपका नॉर्मल। एक बात बताइए, इधर से भी कुछ फोर्स लग रहा है ना? इधर से आपका फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन। एक चीज और, चलिए देखते हैं, आपको पता है कि इनके बीच में भी कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। 2 kg वाला ब्लॉक 1 kg वाले ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, तो मैं लिख दूंगा कि हाँ इधर साइड लग रहा है आपका नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बाय 2 kg ब्लॉक और 1 kg ब्लॉक, नॉर्मल बाय 2 on 1 on 2 कर देते हो, ज्यादा अच्छा लगता है ना, नॉर्मल on 1 ड्यू टू 2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए किसकी वैल्यू? हमें चाहिए नॉर्मल ऑन 1 ड्यू टू 2। आपको एक चीज और पता है, इस पे एक्सेलरेशन भी लग रहा है ऊपर, कितना आया था? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था ना? ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ, ये वाला डायग्राम आपको क्लियर हुआ। तो आपका जो नेट फोर्स निकल रहा होगा, नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? इस मास इनटू एक्सेलरेशन के कारण। तो मैं कह दूंगा कि नेट फोर्स किसका कारण बनेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन का कारण बनेगा। ठीक है, नेट फोर्स क्या लग रहा होगा?
नेट फोर्स, अब आपको पता है ऊपर मूवमेंट हो रहा है तो मैं कर दूंगा नॉर्मल डायरेक्शन n12, ठीक है 18 इधर लग रहा है, g sin 30 इधर लग रहा है, तो n12 माइनस 18 माइनस g इज इक्वल टू 10 और sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, मतलब आ जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 1, एक्सेलरेशन है आपका 2, ठीक है। और है किधर साइड है वो आपका अपवर्ड, तो हम लोगों ने अपवर्ड के हिसाब से तो चीजें लिखी ही हैं, ठीक है। तो n12 कितना हो जाएगा 18 माइनस 5 हो गया आपका 23 और उधर भी प्लस है तो वो बन जाएगा आपका 2 प्लस 23, नॉर्मल ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 25 न्यूटन। तो नेट फोर्स बिटवीन 1 एंड 2 ब्लॉक इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, आपको निकालना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg ब्लॉक, तो कितना निकल के आ जाएगा 25 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन भी प्रॉपर्ली समझ आया होगा। और मैंने आपको इनिशियली भी कहा था कि इस चैप्टर में लगने वाला है टाइम, क्योंकि सारे क्वेश्चन हैं आपके बड़े-बड़े, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू द एंड ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग passes over a pulley which is frictionless, the acceleration of the system is। अगर आपको याद हो तो अंकुश सर ने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था इस पर, कल ही या परसों अपलोड हुआ था, हम उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे, आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। इसकी वो शॉर्ट ट्रिक है ना। आपको निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या निकालना है देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब हमें g के टर्म्स में हमें निकालना है एक्सेलरेशन यहाँ पे, है ना। तो एक बात बताइएगा, चलिए हम लोग इसी डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं, आसान पड़ेगा हमारे लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिएगा, इस पे नीचे लग रहा होगा इसके कारण 6g, इसके कारण क्या लग रहा होगा हमारा, इधर लग रहा होगा हमारा 4g लग रहा होगा। और टेंशन बताइएगा, टेंशन भी इधर लग रहा होगा ऐसे और इधर भी लग रहा होगा टेंशन ऐसे, ठीक है। तो आपको जब भी एक्सेलरेशन निकालना हो ना तो टेंशन मत लीजिए, टेंशन तो लेना ही नहीं है। क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया आपको, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम नेट। एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लग रहा है 6g उधर लग रहा है 4g, तो आप कर दोगे यहां पर 6g माइनस 4g अपॉन ऑफ एम नेट, दोनों मास को जोड़ना होता है, तो क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस 4, तो क्या बन जाएगा आपका 2g अपॉन 10, 2g अपॉन 10। आपको पता है g की वैल्यू आपको 10 ही लेनी होगी, अच्छा g के टर्म्स में निकालना है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर g/5। टेंशन लेने की जरूरत पड़ी नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको टेंशन लेना ही नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 हमने क्लियर कर लिया है और इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, a block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of cylinder is 0.1। एक बार फटाक से बना लेते हैं पहले डायग्राम, देखिए कैसा बनेगा डायग्राम। आपका एक बड़ा सा सिलेंडर है, दिखा सिलेंडर, ठीक है, तो ये बन गया आपका सिलेंडर। क्या है आगे, इस सिलेंडर में एक ब्लॉक अटैच है आपका, ठीक है। चलिए बना लेते हैं ब्लॉक, ये बन गया आपका ब्लॉक, ये यहाँ पे अटैच है, बोल रहा है मुझे नहीं जाना, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कांटेक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ हॉलो सिलेंडर ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर। इसकी रेडियस कितनी दी गई है, इसकी रेडियस है आपकी 1 मीटर। आगे चलते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड इनर वॉल ऑफ सिलेंडर इज 0.1। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 0.1। आगे चलते हैं, तो द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन द सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। तो जो आपका सिलेंडर को इस एक्सिस के अबाउट कर रहा है रोटेट, और मान लीजिए कि किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से, तो आपको उस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है जिस एंगुलर वेलोसिटी से अगर सिलेंडर रोटेट करेगा ना तो ये ब्लॉक आपका नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। एक बात बताइए, ये ब्लॉक नीचे किस कारण से नहीं गिर रहा है, इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पर, है ना। देखिए होता क्या है कि आपका ब्लॉक आ जाना चाहिए नीचे, किसके कारण नीचे आ जाना चाहिए, mg के कारण, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स F, और F इज इक्वल टू क्या होता है जनरली म्यू इनटू n हो जाता है। और आपको पता है कि नॉर्मल यहाँ कैसे लग रहा होगा, तो सरफेस ये है तो नॉर्मल यहाँ लग रहा होगा, कुछ ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जब ये म्यू इनटू n इस mg के बराबर हो जाएगा उस वक्त पर ये ब्लॉक नहीं गिरेगा। समझ में आ रहा है। एक बात बताइए, ये नॉर्मल रिएक्शन किस कारण आ रहा होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। एक बात बताइए, जब ब्लॉक गोल गोल घूमेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, उस कारण बनेगा कुछ नॉर्मल, और ये नॉर्मल ऊपर फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा जिसके कारण ये mg ब्लॉक वहां, मतलब ये जो ब्लॉक का नीचे फोर्स है mg वो इसके बराबर हो जाएगा और ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। समझ आ रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग कह देते हैं कि जो आपका फ्रिक्शन है वो इस ब्लॉक के मास के बराबर होगा, उस वक्त पर नहीं गिरेगा, ठीक है। फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट ब्लॉक।
फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू है आपका म्यू इनटू एन इज इक्वल टू हो जाएगा mg। अब एक बात बताइए, आपसे पूछा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो आपको नॉर्मल डायरेक्शन में क्या लिखना है, नॉर्मल डायरेक्शन की जगह लिखना है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का ओमेगा वाला फार्मूला क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। एक बार और लिख देते हैं, चलिए थोड़ी आसानी रहेगी। mn इज इक्वल्स टू n की जगह क्या लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते हैं, ठीक है, जस्ट वेट, n इनटू f सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका mg, और सेंट्रीपिटल फोर्स का ओमेगा वाला फार्मूला क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाता है हमारा mg। ठीक है, चलिए करते हैं आगे सॉल्व। आगे सॉल्व कैसे करोगे, m से तो आपका m कट गया, ठीक है, कट गया, तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू निकल के आएगा g अपॉन r इनटू म्यू, अच्छा सॉरी म्यू, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर g की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, g की वैल्यू दी गई है 10, रेडियस की वैल्यू कितनी दी गई है, रेडियस की वैल्यू दी गई है 1, और म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, म्यू की वैल्यू है 0.1, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई, तो अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई है 100, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा की वैल्यू आएगी 10, और ओमेगा होता है रेडियन पर सेकंड में, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकंड, जो कि दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। कठिन बात नहीं है, बस दिमाग लगाना है और आंसर निकाल देना है, ठीक है। होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, और इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन फिर से आया हमारा नीट 2019 में, क्या बोल रहा है, a mass is attached to a thin wire and built in a vertical circle। इस बार सर्कल वर्टिकल है, ऐसा वाला सर्किल है, ठीक है, तो ऐसा वाला अगर सर्किल है, और क्या बोल रहा है, the wire is most likely to break। अगर ऐसे ऐसे घुमाओगे ना वायर को, तो कहां पे वायर टूट जाएगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। चलो पहले तो बना लेते हैं वर्टिकल सा सर्किल, ये बन गया आपका वर्टिकल सर्किल, बन गया, अच्छा सा गोला बना है, ठीक है, तो चलते हैं, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ऐसी कुछ एक्सिस होती है वर्टिकल सर्किल की, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आपका ब्लॉक जो है वो अभी इस पोजीशन पर है, ठीक है, वैसे होगा तो यहाँ पे अगर इस सर्कल में रोटेट कर रहा है, लेकिन मैंने थोड़ी सी पहले बना दिया, चलिए आगे ही बना देते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये बन गया आपका, अभी मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपका जो वर्टिकल है, वर्टिकल से किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे लग रहा होगा नीचे इसका मास mg, ठीक है, और mg जो होगा, और अगर ये यहाँ से मैं थीटा बना दूं, इसे मैं आगे एक्सटेंड करूं, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये थीटा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका mg cos थीटा। एक और फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स, इधर लग रहा होगा टेंशन का फोर्स, ठीक है, तो जो आपका नेट फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, वो कौन सा फोर्स हो जाएगा आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वही तो, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जिस जगह पर ज्यादा होगा, जिस जगह पर इस पर ज्यादा खिंचाव आएगा, उसी वक्त पर टूटेगा, उसी वक्त पर टूटेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर कैसे निकालोगे आप, मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए हमें। F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, किस फोर्स से खिंच रहा होगा, तो टेंशन माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू F सेंट्रीपिटल। मैं लिख देता हूँ F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू टेंशन माइनस mg cos थीटा। अब एक बात बताइए, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा F सेंट्रीपिटल प्लस mg cos थीटा, ठीक है। तो उस जगह पर मैक्सिमम टेंशन होगा जहां पर mg cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जहां mg cos थीटा ज्यादा वहां टेंशन ज्यादा, क्योंकि सेंट्रीपिटल तो अभी कांस्टेंट ही है ना। तो एक बात बताइए, cos थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां होगी, 0 डिग्री पर, मतलब लोवेस्ट पॉइंट पे। अगर मैं यहां पे लाऊं, यहां पे ब्लॉक होगा, उस वक्त पर टेंशन सबसे ज्यादा लग रहा होगा, तो आपका साफ साफ आंसर है मास इज एट लोवेस्ट पॉइंट। सच बताया तो इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ गया तो उस हिसाब से आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। बाकी सबको पता है कि जब गोल गोल ऐसे पत्थर घुमाओ तो नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा होता है, और वहीं पे रस्सी टूटती है ना। बचपन से हम करते आ रहे हैं, तो हमें फिजिक्स की जरूरत है बहुत थी नहीं फॉर्मूले लगाने की। फिर हम लोगों ने निकाल भी लिया, तो हम लोगों ने कहा कि टेंशन कब मैक्सिमम होगा, टेंशन मैक्सिमम होगा एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, और थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री किस पॉइंट पे होगा, ये हो जाएगा आपके लोवेस्ट पॉइंट पे, ठीक है। देखिए लोवेस्ट पॉइंट पे पहले ही लाल हो गया है, मतलब इस पॉइंट पे मत ले आना वरना रस्सी टूट जाएगी। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा नीट 2018 में, क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मैं सच बताऊं, जब भी करेक्ट इनकरेक्ट वाले पूछे ना, तो मैं कहूंगा कि आप पहले ऑप्शन छांट लो कौन सा गलत है, इक्का दुक्का दो बचेंगे तो उन दोनों में आप एलिमिनेट कर लेना। देखिए क्या बोला है, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। आपसे इनकरेक्ट पूछा है और आप तो इसमें 3 करेक्ट होंगे। आपको पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कांटेक्ट ज्यादा होता है ना, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फ्रिक्शन, तो आपको तो ये बात तो पता है ना, F लिमिटिंग इज इक्वल टू होता है म्यू इनटू n,
अब म्यू तो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब कांस्टेंट, तो लिमिटिंग फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो गया ना, तो वही तो बोला है। अगर ये बोला है तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। आगे फ्रिक्शन फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन, बिल्कुल सही बात है। जब आप चलोगे तो फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या होता है? चलने नहीं देना। फ्रिक्शन बोलता है हम चलने नहीं देंगे मतलब मोशन को अपोज करेंगे, तो ये ऑप्शन भी हो गया करेक्ट। आगे कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, ये देखना पड़ेगा। वैसे तीन ऑप्शन गलत हो मतलब सही हो गए हैं, तो यही ऑप्शन गलत होगा। फिर भी देख लेते हैं कि इसकी डायमेंशन ऑफ लेंथ होती है कि नहीं। इसी फार्मूले से निकाल लीजिए, चलिए आपके ऊपर ही लिखा हुआ है ना। चलिए लिख देते हैं, क्या होता है आपको पता है कि F लिमिटिंग इज इक्वल्स टू होता है आपका म्यू इनटू n। F लिमिटिंग भी आप तरह का फोर्स ही है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा आपका m l t - 2 इनटू म्यू, और जो आपका नॉर्मल रिएक्शन वो भी तो है फोर्स ही, तो कितना हो जाएगा m l t - 2। आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि दोनों पूरा पूरा कट गया है, मतलब m l t - 2 m l t - 2 से कट गया, तो म्यू का जो डायमेंशन फार्मूला आता है वो निकल के आता है m0 l0 t0। पर यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है डायमेंशन ऑफ लेंथ, इसलिए यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन है आपका गलत, इसलिए ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है? अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन, देखो बेटा पॉज करके सॉल्व जरूर करते रहना, ठीक है। आगे देखते हैं, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड वेज ABC ऑफ इंक्लिनेशन q। वैसे इंक्लिनेशन यहाँ पे थीटा है ना, तो इस q को आप थीटा बना लो, गलती से लिखा गया है ना। ये क्या है आपका? ये आपका इंक्लिनेशन थीटा। The wedge is given an acceleration a toward the right। अगर इस वेज को आप a एक्सेलरेशन से आगे भेजो, है ना, तो the relation between a and theta, not q, it is theta, for the block to remain stationary in the wedge। तो ये थीटा कितना रहे? मान लीजिए आपने ऐसा कुछ टेढ़ा सा ब्लॉक वेज है, अगर आप वेज को आगे ढकेलोगे ना तो ये ब्लॉक नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इधर एक्सेलरेशन लगाओगे तो इधर साइड पे एक फोर्स लगेगा जो कि इस ब्लॉक को नीचे आने से रोकेगा। ठीक है, एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं तो आप और अच्छे से समझोगे। ठीक है, बना ले डायग्राम, चलिए बना लेते हैं। ठीक है, अब आपने बोला है तो डायग्राम तो बनेगा। ठीक है, क्या करते हैं, एक बना लेते हैं अपना डब्बा। ओह उल्टा बन गया, चलिए सीधा जैसा बना है क्वेश्चन में वैसा ही बनाओ, ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, बन गया आपका डायग्राम। आगे चलते हैं, बना लेते हैं एक डब्बा। बन गया आपका डब्बा। इंक्लिनेशन क्या बोला गया? थीटा। और आपने इस मतलब वेज को a एक्सेलरेशन दिया है। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसका मास आपने दे दिया है m, तो नीचे क्या फोर्स लगाओगे? इधर लगेगा mg, और इधर लगेगा mg, तो इधर क्या होता है? mg cos थीटा। ठीक है, डायरेक्शन बदल गई तो cos थीटा sin थीटा नहीं बदलेगा। अगर ये mg cos थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आपका mg sin थीटा। एक चीज और, अगर एक्सेलरेशन इधर है, एक काम करता हूं एक्सेलरेशन दूसरे रंग से बनाऊं तब ना मजा आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन है आपका इधर से। ठीक है, काम करते हैं इस वाले एक्सेलरेशन को यहां से मिटा देते हैं, ये मिट गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, एक काम करते हैं ऐसे नहीं मिटाते, यहां पे बना लेते हैं ना, दो बार एक्सेलरेशन बनाने की क्या प्रॉब्लम है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन इधर बनाऊं, ठीक है, अब आपको पता है कि अगर यहां से ये एंगल थीटा है, यहां से अगर ये एंगल थीटा है, तो मैं अगर इसको ऐसा बनाऊं तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका? ये थीटा, तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये थीटा है तो क्या बन जाएगा आपका? देखिएगा, अगर मैं इधर ये ड्रॉ करूं, ठीक है, एक काम करते हैं इसे ऐसा कर लेते हैं, अब बेटर है। ठीक है, और इसे भी ऐसे बना लेते हैं। अब ठीक है ना, एक्सेलरेशन अगर आपका इधर ये है, आपको पता है ये थीटा तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा, और ये अगर फिर से थीटा है तो ये फिर से 90 माइनस थीटा, फिर से अगर 90 माइनस थीटा आ गया है तो आपका इधर क्या आएगा? अगर इधर आपका आया है mg sin थीटा आया है, तो इधर साइड क्या आ जाएगा? इधर साइड आ जाएगा आपका ma cos थीटा। समझ आ रहा है कुछ? ये हो जाएगा आपका ma cos थीटा। और दूसरी वाली बना देते हैं, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट दीजिएगा, वैसे पता है जब हम एक्सेलरेशन इधर बनाते हैं तो आपको पता है एक्सेलरेट अगर इधर करेगी गाड़ी तो ma आपका किधर बनेगा? स्यूडो फोर्स लगता है अपोजिट, ma लगता है इधर। ठीक है, हम लोगों ने वैसे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। मैं चाहूंगा कि मैं एक्सेलरेशन वाला पार्ट दोबारा बता दूं आपको, वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? इतना ही अंडू होता है। एक काम करते हैं, चलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं, नहीं तो हो जाओगे आप कंफ्यूज और फिर आपको आएगा नहीं समझ। ठीक है, फट से एक बार मिटा के बनाते हैं दोबारा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है, ओहो उल्टा नहीं, ऐसा बनाना है। थोड़ी सी क्वेश्चन बन गया उल्टा, और इस चक्कर में हम लोग एमए ओमे बना ले रहे हैं उल्टा, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, एक बार फिर से बना लेंगे। ये है आपका ब्लॉक, बन गया एम मास का ब्लॉक। ये एंगल कितना है? ये एंगल है आपका थीटा। ब्लॉक का मास है नीचे mg, तो ये तो हम लोग बहुत बार बना चुके।
ये हो जाएगा क्या, ये बन जाएगा आपका mg cos थीटा, और ये क्या बन जाता था, ये बन जाता है आपका mg sin थीटा। ये मैंने g वाला बना दिया। अब हम लोग बनाते हैं a वाली बात करते हैं। अगर ब्लॉक कर रहा है एक्सेलरेट इधर, ये वेज अगर इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो आपका ma किधर जाएगा, स्यूडो फोर्स बनेगा तो ma आपका बनेगा इधर। अब ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो मैंने बताया ये है 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये फिर से थीटा, और ये फिर से थीटा तो ये फिर से 90 माइनस थीटा। अगर ये फिर से 90 माइनस थीटा बना तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा आपका ma sin थीटा, है ना। ये है आपका 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा उल्टा बना देता है, मतलब ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, और अगर आप ये बनाओगे तो ये बन जाएगा आपका फिर से थीटा, और ये वाला थीटा तो ये हो जाएगा आपका ma cos थीटा, ma cos थीटा। अब एक बात बताइए, आपसे बोला क्या है, द रिलेशन बिटवीन a एंड g फॉर विच ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज, ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज। ब्लॉक स्टेशनरी रहे इसका मतलब आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन हो जाए इसके बराबर, और ये वाला हो जाए इसके बराबर, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सारे फोर्स बराबर रहेंगे तब तो उसका ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा ना। ठीक है, तो एक बात बताते हैं, चलिए आपको निकालना है क्या, थीटा और जी में रिलेशन, तो थीटा और जी में रिलेशन इन्हीं दोनों से निकाल देते हैं ना, क्या क्यों हम लोग वो वाला पकड़े। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ma cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका mg sin थीटा, क्या हो जाएगा ma cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका mg sin थीटा। दिख रहा है ना साइड में, ठीक है, होपफुली दिख ही रहा होगा। तो आगे देखते हैं, देखिए m से m आपका कट गया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया आपका g into sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या हो गया tan थीटा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया g tan थीटा। अब एक बात बताइए, ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया आपका g tan थीटा। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स था, आपको ये याद रखना है कि अगर एक्सेलरेशन इधर है तो आपको ma बनाना है इधर, और उसके बाद लेने हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने कर लिया है क्लियर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या बोल रहा है, one end of string of length L is connected to a particle of mass m and other is connected to a small peg on a smooth horizontal table। ठीक है, small peg on a smooth horizontal table। If the particle move in a circle with speed v, then net force on the particle directed toward the center will be। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिखेगा, आपको एक डायग्राम बनाना है। मान लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल टेबल में बना लेता हूं, वो कैसे बनाऊं, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है, थोड़ी डायग्राम अगर ज्यादा अच्छा ना बन पाए तो एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं बनाने की कोशिश तो कर रहा हूं। ये बन गई आपकी हॉरिजॉन्टल टेबल, ऐसे ही तो कुछ बनाते हैं 2D, है ना। क्या होगा, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट, और इस पॉइंट के अगेंस्ट मैं एक ब्लॉक को ऐसे 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 करके घुमा रहा हूं, घूम रहा है ब्लॉक, ठीक है, ये आपका इधर घूम रहा है ब्लॉक। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है सच बताऊं तो, कोई बताएगा क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू पार्टिकल ऑफ मास m, एक एंड मास m के पार्टिकल से कनेक्टेड है, और दूसरा एंड एंड अदर इज कनेक्टेड टू स्मॉल पेग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक बीच में यहाँ कील गाड़ के और यहाँ पे दूसरा एंड कनेक्ट कर दिया गया, यही लिखा है पेग। इफ अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल विद स्पीड v, इस सर्कल में पार्टिकल स्पीड v से गोल 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 घूम रहा है। तो अगर वो घूम रहा है तो आपको पता है कि नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल कितना लगेगा। देखिए एक चीज है कि अगर वो घूम रहा है तो F नेट किसके बराबर हो जाएगा, F नेट हो जाएगा F सेंट्रीपिटल फोर्स के, और F सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन। तो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, टेंशन तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा mv²/r। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा mv²/r या फिर टेंशन, है ना। क्या है ऑप्शन में, टेंशन प्लस mv²/L, टेंशन माइनस mv²/L, या फिर 0 या तो फिर t। बताइए, आपको पता है कि टेंशन या फिर mv²/r दोनों सही हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेंशन। अगर यहीं पे कुछ और लिखा होता, मतलब mv²/r भी दे देता ना, तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस वाला नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा टेंशन इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी ट्रिकी था, होपफुली आपको, मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर ही लिया होगा, पर इस चीज से आपको सतर्क रहना कि ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो आप यहाँ पर प्रॉपर्ली आसानी से कर सको। बहुत टाइम कंज्यूमिंग था नहीं क्वेश्चन, पर ट्रिकी था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि है आपका क्वेश्चन 2017। ठीक है, नीट 2017 में क्वेश्चन भी बहुत आए हैं, कठिन भी बहुत आए। ठीक है, पढ़िए क्या है क्वेश्चन। Two block A and B of mass 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in figure.
ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। तो जैसे ही आप स्ट्रिंग को काटोगे यहाँ से, तो जैसे ही आपने स्ट्रिंग को यहाँ से काटा, दूसरे रंग से काटते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। किस रंग से काटे हैं? गुलाबी से। तो गुलाबी से कट गया। तो अगर गुलाबी से कटा है तो एक बात बताइएगा कि इन दोनों के बीच में क्या उनका एक्सेलरेशन आएगा, ये आपको बताना है काटने के बाद, ठीक है। तो देखिए हमें सबसे पहले दो केस लेना पड़ेगा, एक बिफोर कटिंग और दूसरा आफ्टर कटिंग, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं पहले बिफोर कटिंग, बिफोर कटिंग बना देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना है? पहले हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम 3m वाले का, ठीक है, 3m वाले का। तो पहले तो इस पे नीचे लग रहा होगा, नीचे 3mg, साथ ही में अभी तो टेंशन भी नीचे ही लग रहा है, टेंशन लग रहा है नीचे, तो टेंशन। और ऊपर क्या लग रहा है? ऊपर लग रहा है आपका स्प्रिंग। स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है? F = K × X, K × X, ठीक है। आगे चले, F = K × X ही तो होता है शायद तक ना, ठीक है, रंग थोड़ी बदल है, ठीक है। तो F निकल के आ गया आपका, F यहाँ पे हो गया K × X। तो आपका जो यहाँ पे टेंशन, और दूसरा वाला बना लेते हैं। देखिए दूसरा वाला है हमारा स्मॉल m, स्मॉल m में नीचे लग रहा होगा आपका mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा? ऊपर लग रहा होगा टेंशन T लग रहा होगा। तो टेंशन T किसके बराबर हो गया? इस वाले से हमें समझ में आया कि टेंशन T बराबर हो गया हमारा mg। अगर टेंशन T बराबर mg हो गया, और इधर आपको पता है कि kx बराबर क्या है? kx बराबर है आपका mg + t, और t की वैल्यू आपको मिल गई mg, सॉरी 3mg + t है ना। तो आपका kx की वैल्यू क्या निकल के आ गई? kx की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 4mg। kx की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 4mg। और एक चीज याद रखिएगा कि kx की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, काटो चाहे ना काटो, kx की वैल्यू रहेगी हमेशा सेम, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, ये था आपका बिफोर कटिंग। नया पेज ले लेते हैं क्योंकि फिर गुजरात की तरह तो फिर सही आता है ना। तो हम लोग अब लिखेंगे क्या? आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग। फिर से दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम इसका सॉल्यूशन है। जो फ्री बॉडी डायग्राम बना ले गया, मान लीजिए वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले गया। एक बना लीजिए 3m, एक बना लीजिए m, बन गया। एक चीज तो पक्का है, देखिए मतलब नीचे वेट तो लगेगा ही, इस बार भी लगेगा 3mg, इस बार भी लगेगा 3mg, लेकिन इस बार एक चेंज, सॉरी mg लगेगा इधर, ठीक है। थोड़ी बहुत गलती होगी तो आप लोग एडजस्ट कर लेते हो, है ना। आगे चलते हैं। देखिए अब आप क्या करोगे, इस बार आप काट दोगे स्ट्रिंग को। तो जब आप स्ट्रिंग को काटोगे तो आपको पता है कि ऊपर आपका kx तो लग ही रहा है ना, ऊपर आपका kx तो लग ही रहा है। अब क्या होगा? अरे जब आपने स्ट्रिंग को काटा, सॉरी आपने क्या किया है, स्ट्रिंग को काटा, तो ये वाला ब्लॉक आएगा नीचे। किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा? g एक्सेलरेशन से। ये वाला ब्लॉक आएगा g एक्सेलरेशन से, और दूसरा ये वाला ब्लॉक स्प्रिंग के कारण चला जाएगा ऊपर, जाएगा। तो मैं कह दूंगा कि ये वाला ब्लॉक आपका जाएगा a एक्सेलरेशन से ऊपर, और ये वाला ब्लॉक आएगा a एक्सेलरेशन से नीचे। अब देखिए, अब आपको लगाना है यहाँ पे स्यूडो फोर्स। अगर ये आएगा a एक्सेलरेशन से नीचे तो ऊपर क्या लगेगा? इसमें ऊपर लग रहा होगा ma, और ये वाला एक्सेलरेशन अगर सॉरी ब्लॉक अगर वो a एक्सेलरेशन से जाएगा ऊपर तो इसमें नीचे लगेगा ma। समझ में आ रहा है ना? स्यूडो फोर्स पढ़ा दिया जाता है बचपन में ये चीज, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या पता चला? यहाँ पे पता चला कि kx बराबर हो जाएगा आपका mg + ma। एक चीज और आप लोगों ने पीछे निकाल लिया था, क्या निकाल लिया था? कि जो kx था वो 4mg के बराबर आया था। तो ये हो गया आपका 4mg बराबर 3mg + ma। तो आपके ma का वैल्यू कितनी आ गई? ma की वैल्यू निकल के आ गई, सॉरी एक चीज गलती हुई, समझ पाए क्या आप? कहां गलती हुई? ये जो हम लोगों ने ma लिखा है एक्चुअली में 3ma होगा ना। सोचिए ये हो जाएगा आपका 3ma। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 3ma, यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 3ma, ठीक है। तो mg बराबर हो जाएगा आपका 3ma, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ मान लीजिए 3m बड़ा वाला ब्लॉक है ना, इसको मैं a कह देता हूँ। तो आपका 3 तो m से m काट दीजिए, m से m कटा, ठीक है। तो m से m जब कटा तो क्या आ गया आपका? एक्सेलरेशन ऑफ a = g/3। एक्सेलरेशन ऑफ a निकल के आ गया आपका g/3, ठीक है। अब निकाल लेते हैं b का। b का तो बड़ा आसान है भाई, निकाल ही लियोगे आप लोग, है ना। क्या है? ma = mg, ma = mg। तो एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ b ब्लॉक निकल के आएगा g।
तो एक्सेलरेशन ए का निकल के आ गया आपका g/3, बी का निकल के आ गया आपका g। देखिए कौन सा ऑप्शन है, एक्सेलरेशन ए का निकल के आ गया g/3, बी का निकल के आ गया g। ऑप्शन नंबर ए ही है ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा जरूर है, पर अगर आप अच्छे से करोगे तो बहुत मुश्किल है नहीं। ठीक है, थोड़ी सी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार जैसे ही आप मतलब लेक्चर खत्म हो तो एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, अ कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व रोड ऑफ रेडियस r, द रोड इज बैंक्ड बाय एट एंगल थीटा, the coefficient of friction between the tire of a car and the road is mu s, then maximum safe velocity of the road is, है ना। तो ये कर्व रोड वाला क्वेश्चन है। सच बताएं तो अगर इसका आप सॉल्यूशन करने जाओगे ना नीट में बहुत मुश्किल आएगी। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। देखो होता क्या है कि आपकी टेढ़ी मेढ़ी रोड है, ये बन गया दो टायर और यहां चल रही है एक कार। ठीक है, कार आपकी कौन सी है, मारुति सुजुकी, जो भी कार है तो वही कार यहां पर चल रही है। ठीक है, ये कार में बन गया विंडो। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब कार इस रोड में चलेगी, ठीक है, तो अगर बहुत तेज चलेगी तो चले उधर फेंका जाएगी, अगर धीमी चलेगी तो इधर सरक जाएगी। तो आपसे यहाँ पे दो चीजें पूछता है, एक तो मिनिमम वेलोसिटी और दूसरी मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना, ये दो चीजें पूछता है। तो देखिए अगर आपसे v मिनिमम पूछे, इस क्वेश्चन में क्या पूछा एक बार देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा हमसे मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, मतलब कितना तेज चल सकती है ना। तो इसके लिए दो फॉर्मूले हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आपको v max पूछा है मतलब किस वेलोसिटी से चलेगा कि वो इधर नहीं जाएगा, या तो v मिनिमम पूछेगा तो आपको बताना है कि किस वेलोसिटी से चलेगा तो नीचे नहीं गिरेगा, है ना। अगर आप टेढ़ा चलोगे ना तो तेज चलोगे तो भी समस्या है, धीमे चलोगे तो भी समस्या है, आपको एक फिक्स वेलोसिटी लेके चलना पड़ेगा। तो v मैक्सिमम का फार्मूला क्या हो जाएगा, याद रख लीजिए, √rg tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, rg tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, तो एक बात बताइए, आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, इससे मैं एक दो और क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो भी बता देता हूं। क्या, एक बात बताइए, जब आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चलोगे तो आपकी कार उधर जा रही होगी, तो आपका फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर साइड। तो जब आप मैक्सिमम वेलोसिटी से चलोगे तो आपका फ्रिक्शन एक्ट डाउनवर्ड, फ्रिक्शन एक्ट डाउनवर्ड। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, दिख रहा होगा प्रॉपर्ली, फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा आपका नीचे की तरफ। अगर आप तेज चलोगे तो गाड़ी बाहर की तरफ जाएगी, तो आपका फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ, उसे रोकने के लिए। ठीक है, एक चीज और देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आप कम वेलोसिटी से चलते, वैसे आपका आंसर आ चुका है, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी पूछा था, तो √rg tan थीटा म्यू gr म्यू s प्लस tan थीटा पर 1 माइनस म्यू tan थीटा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। वेरी सॉरी, कहीं पे कोई मच्छर बैठा हुआ है इसलिए शायद ये मूव कर नहीं रही है, उड़ गया। ठीक है, तो √rg tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा आपका आंसर आ चुका है। लेकिन मैं एक बार v मिनिमम की वैल्यू भी आपको बता ही देता हूं एक पेज लेके। ठीक है, मान लीजिए आपसे बोले v मिनिमम क्या है, तो कुछ अलग से फार्मूला थोड़ी याद रखना है। क्या है फार्मूला, √rg tan थीटा माइनस म्यू, tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। फर्क क्या है यहां पे पिछले वाले फार्मूले से, पिछली बार यहां पर प्लस था, यहां पर माइनस था, इस बार उसका उल्टा हो गया है ना। मिनिमम करना है ना तो ऊपर माइनस कर दो, नीचे प्लस कर दो, हो गया उल्टा। ठीक है, एक चीज और बताना है आपको, देखिए अगर आप मिनिमम वेलोसिटी से चलोगे तो क्या होगा, आपकी कार नीचे की तरफ फिसलेगी, और नीचे की तरफ अगर फिसलेगी तो आपका फ्रिक्शन ऊपर लगना चाहिए। फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, ऊपर। तो आपको लिखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन एक्ट अपवर्ड्स। समझ में आया। तो देखिए मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बता दिए इसके थ्रू कि आप तो देखिए इसको सॉल्व करने तो जाइएगा मत। पहली बात तो अगर ये क्वेश्चन आए, पहली बात तो इससे न्यूमेरिकल अलग से आएगा नहीं, डायरेक्ट फार्मूला आएगा, और फार्मूला आएगा तो वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने खत्म कर दिया। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्या बोला गया है, 2 स्टोन ऑफ मास m and 2m आर बिल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल। हॉरिजॉन्टल मतलब प्लेन में है, इस तरह आप सर्कल को घुमा रहे, सर्कल में 2 स्टोन्स को घुमा रहे हैं। ठीक है, द हैवियर वन, ठीक है, देखिए 2 मास है, एक तो है आपका m और दूसरा है आपका 2m। ठीक है, तो 2m की बात कर रहे हैं। द हैवियर वन इन अ रेडियस r/2 एंड लाइटर वन इन रेडियस r। जो 2m वाला है उसको r/2 रेडियस में, और जो m वाला है उसको r रेडियस पे घुमा रहे हो आप हॉरिजॉन्टल सर्कल में।
द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम दैट द वैल्यू ऑफ हेवियर स्टोन। ठीक है, तो जो टेंजेंशियल स्पीड है आपके लाइटर की वो n टाइम्स और है आपके हेवियर की, है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइटर, नहीं स्मॉल m कर देता हूं, लाइटर कर देते हैं, हाँ, इज इक्वल टू m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ हेवियर। ठीक है, लाइटर और हेवियर आपको समझ में आ रहा होगा, अलग से ये बोला है। ठीक है, व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स देन वैल्यू ऑफ n आपको बतानी। ठीक है, आपके सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू सेम है, मतलब कह दूंगा कि F सेंट्रीपिटल ऑफ लाइटर इज इक्वल्स टू F सेंट्रीपिटल ऑफ हेवियर। कोई समस्या? होपफुली नॉट। तो लाइटर क्या हो जाएगा, लाइटर का मास है आपका m, वेलोसिटी है n इनटू v। मैं बड़े वाली वेलोसिटी को v मानता हूं, तो छोटे वाली की वेलोसिटी हो जाएगी nv। एक गलती हो गई ना, ये हो जाएगी nv का स्क्वायर अपॉन r, कितना है इसका रेडियस है r, अपॉन इसका मास है आपका 2m, वेलोसिटी है आपकी v का स्क्वायर अपॉन रेडियस क्या है r/2। होपफुली कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं, देखिएगा दूसरा रंग ले लेते हैं। आपका एक m से तो एक m कट गया। ठीक है, तो क्या बन गया ये n स्क्वायर v स्क्वायर, r से r भी काट दो और ये दो को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो n स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दूना हो गया आपका 4 और इनटू v स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं, उम्मीद है नहीं होगी। तो v स्क्वायर से आपका v स्क्वायर कट गया, तो n स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 4, तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, n की वैल्यू आपकी आ गई 2। ठीक है, तो आपकी n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है AIPMT 2015 में। ठीक है, मतलब हम लोग अगर 2023 से चालू करें तो 2015 तक आ चुके हैं। ठीक है, 2 साल ही बचे, जल्दी खत्म होने वाला लेक्चर, परेशान मत होइए। A plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end। ठीक है, तो ये ब्लॉक, ये जो प्लैंक है इसे आप लगातार उठाते जा रहे हो। ठीक है, प्लैंक विद अ बॉक्स एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड, लगातार रेज किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे एरो भी बना है ऐसा करके। ठीक है, तो जब आप रेज करोगे तो क्या होता है, बोला है कि हाँ रेज अबाउट द अदर एंड as the angle of inclination with the horizontal is 30 डिग्री। जैसे ये थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका 30 डिग्री, रंग दूसरा लेगा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपका 30 डिग्री हो जाता है, उस वक्त पर क्या होगा, द बॉक्स स्टार्ट टू स्लिप एंड स्लाइड 4 मीटर डाउन इन 4 सेकंड। ठीक है, तो 4 मीटर डाउन जाता है आपके 4 सेकंड में। तो आपको उस वक्त पर बताना है द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक विल बी। आपको एक चीज पता होगी कि जब चीजें रुकी होती हैं उस वक्त ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई चीज चल रही है तो उसको चलाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना रुकी हुई चीज को चलाना। मेरा मतलब क्या था, मतलब ये था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिएगा पहले लगाना है आपको स्टैटिक, दोबारा लगाना है फिर आपको काइनेटिक। तो स्टैटिक काइनेटिक से ज्यादा होगा, मतलब 0.5 और 0.6 नहीं होगा, 0.4 और 0.3 हो सकता है, 0.6 और 0.6 भी नहीं होगा। देखिए क्योंकि स्टैटिक काइनेटिक से ज्यादा होता है, ये भी आपको पता है कि ऑप्शन भी गलत होगा, 0.6 0.5 हो सकता है। तो आपके 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए। एक काम करते हैं, स्टैटिक निकाल लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक इज इक्वल टू आपको पता है कि स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो क्या आती है, स्टैटिक जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला होता है म्यू स्टैटिक इज इक्वल टू tan थीटा। पढ़ रखा है आपने, बहुत फेमस फार्मूला है, तो आपको याद रखना है स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला होता है tan थीटा, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल के आती है, tan 30 is equal to sin 30 upon cos 30, 1 मतलब 1/2 upon √3/2, मतलब आ गई आपकी वैल्यू 1/√3। ठीक है, लेकिन आपको निकालना 0.5 0.6 0.4 के फॉर्म में, तो 1.3 को हम लिख देंगे क्या 1.732। अब आपको पता है कि 17 6 17 सकता है 102, 17 6 कितना होता है 102, तो 1 के करीब आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 0.6 के लगभग। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकल के आ गई 0.6 की। अगर आप इन दोनों ऑप्शन में देखोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.6 इस ऑप्शन में थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही और ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ये गलत नहीं करते हैं, उसे अलग रहने देते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपने एलिमिनेशन मेथड से हटा दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, नेट 2000 AIPMT 2015 का प्रश्न था। ठीक है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं अगले प्रश्न में, AIPMT 2015 कैंसिल्ड पेपर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला है, अ ब्लॉक A of mass m1 rests on a horizontal table, a light string connected to it pass over a frictionless pulley at the edge of the table from its other end, and another block B of mass m2 is suspended। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ है, मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये आपका एक टेबल है
और टेबल में आपका ब्लॉक रखा है, ब्लॉक का मास कितना है m1, और यहाँ से एक निकलती है रस्सी जो कि एक पुली से अटैच होगी और ये पुली के थ्रू नीचे आएगी और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक अटैच होगा जिसका मास होगा m2। देखिए यही लिखा है प्रश्न में, एक बार फिर से पढ़ूं। A block A of mass m1 rests on a horizontal table. A light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of a table from its other end, and from its other end another block B of mass m2 is suspended. इतना क्लियर हुआ? The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. इधर का काइनेटिक कोएफिशिएंट क्या दिया है, म्यू के दिया है, ठीक है। When a block is sliding on a table, the tension in the string. तो जब ब्लॉक स्लाइड कर रहा होगा ना टेबल पे, उस वक्त पर आपको क्या बताना है, उस वक्त पर बताना है कि कितना टेंशन। ऐसे तो टेंशन आप लोग को भी बहुत हो गया होगा क्योंकि अप्रैल लग चुका है, मई में ही पेपर है ना। तो क्या निकालना है आपको, यहाँ पर निकालना है टेंशन, ठीक है। तो निकालें टेंशन। एक बात बताइएगा, टेंशन तो आपने निकाल लिया, जब ये खिसकेगा तो ये जाएगा उधर, एक्सेलरेशन किसका किधर होगा, इधर, इसका एक्सेलरेशन होगा इधर और इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन होगा तो ma किधर लगाओगे, अगर ये नीचे जा रहा होगा तो ma आपका लगेगा इधर, m2a लगेगा इधर और m2g तो इधर लगेगा ही, m2g। और टेंशन तो भैया हमेशा से ऊपर लगता है। अगर ये इधर जाएगा तो इधर भी m1a लग रहा होगा, m1a। एक चीज और बताइए, फ्रिक्शन भी मोशन को अपोज करता है तो म्यू इनटू n की वैल्यू इधर भी लग रही होगी, म्यू k इनटू n लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल लीजिए, अगर इसका नीचे mg है तो n की वैल्यू भी mg के बराबर होगी, तो म्यू k इनटू mg ये होगी उसकी वैल्यू, हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, पहले m1 और m2 के लिए इक्वेशन बना लेते हैं, बना लें, चलिए बनाते हैं, नीले पेन से बनाएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा एप्लीकेशन, वो सॉरी हमारा इक्वेशन पहला लिख लेते हैं, इधर ही लिखेंगे तो थोड़ी ज्यादा आसान रहेगा, वरना दूसरे पेज में फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो एक काम करते हैं, इधर खींच लेते हैं एक लाइन, हमें तो ये पता है कि इसका नीचे एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। बनाए इक्वेशन, अब चलिए बनाते हैं पहले ब्लॉक के लिए। तो पहले ब्लॉक के लिए क्या एक्सेलरेशन बनेगा, टेंशन इज इक्वल्स टू, टेंशन इधर लग रहा है इज इक्वल्स टू m1a प्लस म्यू के n प्लस म्यू के इनटू n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है आपकी mg के बराबर, म्यू के mg लिख देते हैं डायरेक्ट। टेंशन इज इक्वल्स टू m1a प्लस म्यू के mg, ये समझ में आ गया। दूसरा इसके लिए बनाते हैं, तो आपको पता है कि m2g उधर लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, और m2a इधर लग रहा है, m2g है ये, है ना, ये a है ये g, ठीक है। आपको क्या निकालना है, दूसरी चीज टेंशन, इधर टेंशन निकालते हैं पहले। तो इधर टेंशन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इधर टेंशन इज इक्वल्स टू हो गया आपका, टेंशन इज इक्वल्स टू m2g माइनस m1a, टेंशन इज इक्वल्स टू m2g माइनस m1a, m2a, ठीक है, आ गया। अब एक काम करिए ना, दोनों को कर लेते हैं माइनस और निकाल लेते हैं हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू, कर दे माइनस, चलिए कर देते हैं माइनस, अब आपने बोला है तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका ठीक है, इधर तो आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू m1a, m1 यहाँ पे माइनस साइन लगाइएगा, ठीक है, m1a प्लस म्यू के mg माइनस m2g, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस m2a, समझ आ रहा है। तो काम करिए, आप a वालों को इधर रख लीजिए और सबको उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो m1a प्लस m2a क्या हो जाएगा, m1a प्लस m2a बराबर हो जाएगा आपका ये, ठीक है, ये दोनों उधर जाएंगे तो बन जाएगा m2g माइनस म्यू के mg हो जाएगा। m1a प्लस m2a इज इक्वल्स टू m2g माइनस म्यू के mg हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है एक्सेलरेशन। चलिए एक्सेलरेशन आगे निकालते हैं, ओ सॉरी पेज ही नहीं है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू m2g माइनस म्यू के mg, म्यू के mg, m कौन सा है, म्यू के m1 into g, ठीक है, m1 into g, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो चुका है क्वेश्चन, पर डोंट वरी, हम नहीं रुकने वाले। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा m2g माइनस ऑफ म्यू के इनटू m1 इनटू g अपॉन ऑफ अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये निकल गई हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब आपको निकालना किसकी वैल्यू, पहले ये देख लेते हैं बात, ठीक है। व्हेन अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन अ टेंशन निकालना है भाई, टेंशन निकालना है तो आप इन दोनों में से किसी इक्वेशन में लिख दो ना। एक काम करते हैं, इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। तो क्या रखोगे, t इज इक्वल टू m2g माइनस m2a, टेंशन इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, टेंशन इज इक्वल टू m2
g माइनस m टू a। तो आगे सॉल्व करते हैं, टेंशन इज इक्वल टू m टू g माइनस m टू, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इतना लंबा सा है, क्या है m टू g माइनस म्यू के m1 इंटू g अपॉन ऑफ m1 प्लस m2।